हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 6 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 ललन टॉप प्रश्न रहेगा और इसी के साथ साथ हम जीके जीएस प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इतनी क्लास हम 10 से 15 मिनट में समाप्त कर देंगे और फिर इसके बाद हम 10 मिनट जो है महत्वपूर्ण अवार्ड जो पुरस्कार हैं, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 2024 के महत्वपूर्ण अवार्ड्स हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण अवार्ड्स होंगे इसको जो है हम लास्ट के 10 मिनट में सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरी देखें ताकि आप सभी का क्वेश्चन, जीके जीएस और अवार्ड्स सभी तैयार हो सकें। अगर इतनी क्लास देखना है तो आप सभी हमारे साथ 25 से 30 मिनट बने रहेंगे। इतने में हम जो है पूरी क्लास सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। पहला प्रश्न हमारा है, भारत USA के बीच 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो भारत और USA के बीच में 20वें क्रम का युद्ध अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह राजस्थान में होगा। इसकी व्याख्या देखें तो युद्ध अभ्यास यह 20वें क्रम का अगर पूछे किसके बीच हो रहा है तो युद्ध अभ्यास जो है यह इंडिया और USA के बीच में होने वाला अभ्यास है। इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो इसका आयोजन किया गया है महाजन फील्ड, राजस्थान में किया गया है। अमेरिका और भारत के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो होता है युद्ध अभ्यास, फिर इसके बाद देखते हैं वज्र प्रहार अभ्यास, तरकस अभ्यास और कॉप इंडिया अभ्यास। ये चारों अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है। अभी मैंने कल के क्लास में पढ़ा था कि शक्ति अभ्यास का आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और फ्रांस के बीच में। वो कहाँ किया गया है? उमरोई, मेघालय में किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, USA और कनाडा के बीच अगर पूछे सीमा किससे निर्धारित होती है? तो 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से जो है USA और कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है। वहीं USA और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण किससे होता है? तो रियो ग्रांडे नदी से USA और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण होता है। कुछ जो है इस तरह से जो है नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये जो है कुछ इस तरह से नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं मैप से, ये वाला भाग हो जाता है, ये पूरा वाला भाग हो जाता है किसका? कनाडा का। फिर इसके बाद इधर से लेकर इतना भाग हो जाता है USA का और ये वाला पूरा भाग किसका हो जाता है? मैक्सिको का। तो इसके बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है इसको देख लेते हैं। जो ये वाली सीमा का निर्धारण होता है ये ऊपर हो जाता है कनाडा और यहाँ पे हो जाता है USA और नीचे हो जाता है मैक्सिको, M फॉर मैक्सिको। तो कनाडा और USA के बीच में जो सीमा का निर्धारण होता है ये 49 डिग्री से होता है और इसके बाद जो USA और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण किया जाता है यह रियो ग्रांडे नदी से किया जाता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो टाइफून का मतलब होता है जैसे हमारे देश में चक्रवात कहते हैं, वैसे चाइना में जो है इसको चक्रवात को टाइफून कहते हैं। तो टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो यागी क्या है? यागी एक सुपर टाइफून है, यानी कि यह जो है एक चक्रवात है जिसके कारण तीव्र वर्षा हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? तो दक्षिण चीन सागर में यहाँ पे भयंकर तबाही देखी जा रही है। इसी को देखते हुए चीन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो यागी टाइफून के लिए रेड अलर्ट किसने जारी किया है? तो चीन ने जारी किया है। अगर बात करें यागी का अर्थ क्या है, तो यागी का अर्थ है बकरी। यागी का क्या अर्थ है? बकरी इसका अर्थ है, याद रखेंगे। चीन की राजधानी अगर पूछे क्या है, तो चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग, जबकि चीन की व्यावसायिक राजधानी क्या है? व्यावसायिक राजधानी है संघाई। जैसे हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है, जबकि पूछे व्यावसायिक राजधानी क्या है, तो व्यावसायिक राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? संघाई किस नदी के किनारे स्थित है? तो यांगटीसी नदी के किनारे स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछे कौन सी है? तो यांगटीसी नदी है। यांगटीसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगर पूछे कि पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी, पूरे विश्व में पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी है। और सबसे बड़ी नदी अगर पूछे, से बड़ी नदी अगर पूछे कौन सी है पूरे विश्व में, तो अमेजन नदी है। कौन सी है? अमेजन नदी है। यानी कि लंबी का मतलब होता है, मान लीजिए इस तरह से ये लंबी हो जाएगा। बड़ी का मतलब हो जाएगा जो जिसके अंदर ज़्यादा आयतन में ज़्यादा पानी हो, ठीक है, जो इस प्रकार से हो वो बड़ी हो जाएगा और लंबी ये वाली हो जाएगी।
चीन का शोक अगर पूछे किस नदी को कहते हैं तो चीन का शोक जो है हांगहो नदी को कहते हैं। इसे येलो रिवर यानी कि पीली नदी भी कहते हैं। टकला मकान मरुस्थल अगर पूछे किस देश में स्थित है तो चीन में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि चीन की मुद्रा का क्या नाम है, तो चीन की दो मुद्रा है, एक तो युआन है और दूसरा है रेवनबी। तो युआन और रेवनबी मुद्रा किस देश की है, तो चीन की है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है। तो केंद्र सरकार ने किस राज्य विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है, तो ये दोनों संगठन अगर पूछे किस राज्य के हैं तो इसका सही विकल्प हो जाएगा त्रिपुरा के हैं। इसकी व्याख्या देखें तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार दोनों ने मिलकर जो है एक समझौता किया है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार ने मिलकर शांति समझौता कराया है किसके बीच में, तो केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और त्रिपुरा के CM कौन है, अमित मणिक शाह जी हैं। तो इन दोनों ने मिलकर जो है शांति समझौता कराया है। दो संगठन हैं, इन दोनों के बीच हमेशा विवाद रहता था जिसका नाम है NLFT और दूसरा है ATTF। इन दोनों के बीच जो है शांति समझौता कराया गया है। NLFT का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। इसकी स्थापना कब होती है, 1988 में होता है। और यह क्या चाहता है, तो यह संगठन चाहता है कि त्रिपुरा को जो है अलग देश बना दिया जाए। जबकि जो दूसरा है ATTF, इसकी स्थापना अगर पूछे कब की जाती है तो 1990 में की जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, यह इसका फुल फॉर्म होता है। और यह क्या चाहता है, तो यह संगठन चाहता है कि जो भी त्रिपुरा में बाहरी लोग आते हैं उनको बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये इन दोनों संगठनों का अर्थ मतलब कि इनका अपना अपना एक मोटिव है। तो इन दोनों के बीच जो है अभी शांति समझौता कराया गया है। किसने कराया है, तो केंद्र सरकार और त्रिपुरा सरकार ने कराया है। अब देखते हैं कि त्रिपुरा जो है राज्य के रूप में कब बना था। तो त्रिपुरा का जो है राज्य के रूप में स्थापना हुआ था 21 जून 1972 को। तो 21 जून 1972 को 3 राज्य बने थे भारत में, एक तो मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा और तीसरा मेघालय। ये तीनों जो है 1972 को बने थे। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य अगर पूछे कौन सी सीमा रेखा स्थित है, तो शून्य रेखा स्थित है, क्योंकि ये वाला जो भाग त्रिपुरा का कुछ इस तरह से भाग है। फिर से बता देते हैं, ये हमारा सिक्किम वाला भाग है, फिर इसके बाद जो है ऊपर वाला ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ से आते हुए जो ये वाला भाग हो जाता है हमारा नॉर्थ ईस्ट का, ये वाला जो एरिया है ये त्रिपुरा का है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ जो है कौन सा देश है, बांग्लादेश है। तो इसको चारों तरफ से बांग्लादेश ने कवर कर रखा है, ढक रखा है, तो इसी के लिए इसे बोला जाता है शून्य रेखा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य सीमा रेखा कौन सी बनाती है, तो शून्य रेखा बनाती है। अगर पूछे कि त्रिपुरा की राजधानी का क्या नाम है, अगरतला यहाँ की राजधानी का नाम है। त्रिपुरा में फेस्टिवल मनाया जाता है, एक तो पूछे लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसके बाद गरिया पूजा, खारची पूजा और कोक बरोक भाषा। अगर पूछे कोक बरोक भाषा किस राज्य में बोला जाता है, तो त्रिपुरा में। गरिया पूजा और खारची पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी त्रिपुरा में। यहाँ ध्यान देंगे त्रिशूर पुरम फेस्टिवल, त्रिशूर से आप सभी कंफ्यूज हो सकते हैं, त्रिशूर से जो है त्रिपुरा को अगर ऑप्शन रहेगा तो लगा दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी इसको मैंने लिख दिया है। तो त्रिशूर पुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यह केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है। तो स्वर्ण पदक जीता गया है पैरालंपिक खेलों में किसके द्वारा, तो यह जीता गया है हरविंदर सिंह के द्वारा। पहली बार किसी भारतीय ने जो है तीरंदाजी में भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस पैरालंपिक 2024, इसमें जो है अब तक भारत ने कितने गोल्ड जीत लिए हैं, तो भारत ने अब तक 5 गोल्ड जीत लिए हैं। पहला जीता गया था अवनी लेखरा जी के द्वारा शूटिंग में, नीतीश कुमार जी के द्वारा बैडमिंटन में, सुमित अंतल जी के द्वारा भाला फेंक में, और इसके बाद हरविंदर सिंह के द्वारा जीता गया था तीरंदाजी में। और अगर पूछे किस कैटेगरी में, तो क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में जो है तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता गया है हरविंदर सिंह के द्वारा। इन्होंने किसको हराया है, तो पोलैंड के लुकास को हराया है। तो तीरंदाजी में भारत का पहला गोल्ड मेडल, चाहे वह पैरालंपिक खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, तो दोनों में पहली बार जो है तीरंदाजी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, हरविंदर सिंह ने जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी शरद कमल को। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ने अब राजदूत घोषित किया है किसको, तो यह शरद कमल जी को घोषित किया है। इसकी व्याख्या देखें तो ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना 1926 को होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो लुजोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और ITTF के द्वारा जो है पहली भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है, तो शरद कमल जी को बनाया गया है। इनका खेल कौन सा है, तो टेबल टेनिस है। और ये कहाँ के हैं, तो ये चेन्नई तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इन्हें जो है अभी पेरिस ओलंपिक में जो है उद्घाटन समारोह का जो ध्वजवाहक बनाया गया है। तो ठीक है, याद रखेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर पूछे उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था, तो यह बनाया गया था शरद कमल जी को बनाया गया था। अभी इन्हें जो है 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्रदान किया गया है 2021 का। तो ये हो जाता है शरद कमल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। इसमें पूछे कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बनाए गए थे, तो PV सिंधु और शरद कमल जी बनाए गए थे। अगर हमें पूछे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन बनाए गए थे, तो मनु भाकर और सबरजोत सिंह बनाए गए थे। एक चीज़ आप कंफर्म कर लेना कि यहाँ पे सबरजोत सिंह मतलब कि जो समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं सबरजोत सिंह हैं या फिर PR सिरजेश हैं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा गूगल कर लेना, PR सिरजेश हैं या फिर सबरजोत सिंह हैं। अगर दोनों में से कोई भी हो तो आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे PR सिरजेश हैं जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, या फिर जो है सबरजोत सिंह ही हैं। ठीक है, तो ये मुझको ज़रूर बता देना। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेरिस पैरालंपिक में जो उद्घाटन समारोह है इसके ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं, तो सुमित अंतिल जी बनाए गए हैं और भाग्य सीरीज बनाई गई हैं। तो ये भी बात आपको याद रख लेना है, जब पेरिस पैरालंपिक का उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक बनाए गए हैं और जब समापन समारोह के ध्वजवाहक बनेंगे तो इसको भी बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में चर्चा में रहा FWD 220B का संबंध किससे है, तो यह क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि FWD 220B क्या है, तो यह एक लड़ाकू ड्रोन है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो FWD 220B यह क्या है, तो यह एक स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे लड़ाकू ड्रोन भी कहते हैं। और इससे जो है बम वर्षक भी किया जा सकता है, या ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से जो है बम को भी गिराया जा सकता है। और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। तो FWD 220B क्या है, तो यह एक लड़ाकू ड्रोन है, इससे बम वर्षक भी किया जाता है और इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण जो भारत में बनाए गए हैं DRDO के द्वारा उसको देख लेते हैं। उग्रम क्या है, उग्रम पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न आएगा कि क्या है, तो उग्रम एक असॉल्ट राइफल है। इसका सफल परीक्षण किसने किया है, DRDO ने किया है। DRDO की अगर पूछे स्थापना कब होती है, तो 1958 में DRDO की स्थापना होती है। ब्रह्मोस क्या है, तो ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अगर पूछे कि यह किस कंडीशन मतलब यह किस श्रेणी पर काम करता है, तो यह जो है कार्य करता है फायर एंड फॉरगेट, यानी दागो और भूल जाओ। यानी कि आपका टारगेट यहाँ पे है, आपने एक बार इसको छोड़ दिया तो ये टारगेट आपका इधर जाएगा, तो ये मिसाइल भी इधर ही जाएगी, जहाँ जहाँ टारगेट जाएगा वहाँ वहाँ यह मिसाइल जाने वाली है। गौरव क्या है, गौरव एक ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम मतलब यह फेंकने वाला एक जो है यंत्र है, इसी को जो है गौरव नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो नागास्त्र फर्स्ट क्या है, तो यह आत्मघाती ड्रोन है। समर क्या है, तो हमारे देश का एयर डिफेंस सिस्टम है, याद रखेंगे। और समर में पूछे किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। और आकाश जो है अगर पूछे किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है, सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। और आकाश मिसाइल का प्रयोग किस में किया गया है, तो समर में किया गया है, जो कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। सर्वत्र क्या है, तो किसी आपातकाल स्थिति में मोबाइल ब्रिज सिस्टम बनाया गया है, यानी कि अगर नदी ऐसे बह रही है तो इसको पार करने के लिए तो यह सर्वत्र बनाया गया है, जो इसके ऊपर ब्रिज का काम करेगा। तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम है सर्वत्र। प्रबल क्या है, प्रबल एक लंबी दूरी की रिवाल्वर है। वसारोध क्या है, तो यह कम दूरी का वायुरक्षा प्रणाली है, यानी कि यह जो है कम दूरी का ADS सिस्टम है, ADS यानी एयर डिफेंस सिस्टम है। सातवां प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया है,
तो ये तो आप सभी को पता है, यह मनाया जाता है 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछे किसकी याद में मनाया जाता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर हर साल जो है 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति अगर पूछे कौन थे तो राधाकृष्णन जी थे। इनको जो है, इनके साथ साथ जो है 3 लोगों को जो है 1954 में जब पहली बार भारत रत्न की शुरुआत होती है तो 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जाता है। कितने लोगों को? तो 3 लोगों को दिया जाता है भारत रत्न 1954 में, जिसमें है राधाकृष्णन जी, राजगोपालाचारी जी और सीवी रमन जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय अगर पूछे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सबसे ज़्यादा उम्र के किस भारतीय ने इंग्लिश चैनल को पार किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी के चारों ऑप्शन ही ये जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है, चारों ने। अब देखते हैं इंग्लिश चैनल अगर पूछे किसके बीच में है तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। इंग्लिश चैनल ऊपर जो है कौन सा देश है? यह ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश है और नीचे कौन सा देश है? फ्रांस है। और इसके बीच में जो है, जो अगर मान लीजिए फ्रांस से कोई ब्रिटेन जाता है तैरकर तो यही बीच में जो है क्या पड़ता है? इंग्लिश चैनल पड़ता है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में अगर पूछे इनके बीच टोटल कितनी दूरी है इंग्लिश चैनल की? तो 42 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सबसे उम्र दराज भारतीय कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया भी? तो यह सिद्धार्थ अग्रवाल जी ने पार किया है। ठीक है, अगर पूछे कि सिद्धार्थ अग्रवाल जी किस राज्य के हैं तो ये कर्नाटक के हैं और इनका उम्र कितना है? तो ये 49 ईयर के हैं। इन्होंने 42 किलोमीटर यानी कि अफ्रीका से, यहाँ से फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक की दूरी को इंग्लिश चैनल के माध्यम से पार करी है। 15 घंटे में पार किया है। ठीक है, अभी जो है 1 महीने 1.5 महीने पहले मैंने पढ़ाया था कि सबसे युवा पैरा तैराक यानी कि दिव्यांग प्लेयर कौन है, मतलब दिव्यांग तैराक कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को सबसे कम उम्र में पार किया है? तो 16 साल की हैं, जिनका नाम है जिया राय। ये मुंबई की हैं, इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। ये कैसी हैं? यह पैरा तैराक हैं। याद रखेंगे तो दोनों याद रखेंगे। भारत की सबसे कम उम्र की तैराक जिनका नाम है जिया राय, ये मुंबई की हैं, 16 वर्ष की हैं। और सबसे ज़्यादा उम्र के सिद्धार्थ अग्रवाल हैं जो कि कर्नाटक के हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो मिहिर सेन हैं। तो पहले भारतीय अगर पूछे व्यक्ति में कौन है तो मिहिर सेन है। और पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन है जो इंग्लिश चैनल को पार करी है? तो फीमेल में कौन हो जाते हैं? आरती शाह। और मेल में हो जाते हैं मिहिर सेन। वही है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले विश्व का पहला व्यक्ति अगर पूछे कौन है तो मैथ्यू वेब हैं। इन्होंने कब पार किया था? तो 1875 में पार किया था। और सर्वाधिक बार अगर पूछे इंग्लिश चैनल को किसने पार किया है तो क्लो मैक कार्डेल ने पार किया है। और ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। विश्व में मछली उत्पादन का सबसे बड़ा बैंक पूछे कौन सा है? तो डोवर बैंक है। और यह डोवर बैंक अगर पूछे कहाँ पर स्थित है तो यह डोवर बैंक स्थित है इंग्लिश चैनल के पास। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये करंट अफेयर क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इसका आयोजन जो है पहली बार किया जा रहा है। ठीक है, इसका पूछे आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और संबोधन अगर पूछे किसने दिया है तो संबोधन दिया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव से संबंधित हो जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। ठीक है, तो जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। इसके लिए जो है अगर पूछे कि इसकी स्थापना कब की जाती है तो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना पूछे कब की जाती है? तो 2015 में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो यह किया जाता है COP21 में। COP21 जो है 2015 में इसकी बैठक अगर पूछे कहाँ होती है तो पेरिस में होता है। COP का फुल फॉर्म हो जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसके 21वें क्रम की बैठक जो है 2015 में पेरिस में होती है और यहीं पेरिस में ही इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, यानी कि इमैनुअल मैक्रोन जी थे और साथ साथ में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी थे। तो दोनों के द्वारा इस संगठन की स्थापना की जाती है। अगर पूछे कि ISA का मुख्यालय कहाँ है, तो ISA का मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अवार्ड जो 2024 के हैं। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लुइस सुआरेज। इन्होंने अभी जो है फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इनको बताना है कि ये किस देश के हैं। तो ये उरुग्वे के हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछे कि उरुग्वे किस महाद्वीप में पड़ता है, तो यह पड़ता है साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। अब इसकी व्याख्या देखें तो लुइस सुआरेज ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के हैं? उरुग्वे के हैं। लुइस सुआरेज को ये ऐसे खतरनाक खिलाड़ी हैं, जब ये हारने लगते थे या फिर जो है जब फुटबॉल में जब एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के पास आता था तो इनको एक बार गुस्सा लगा था, तो ये अपने जो इनके अपोजिट खिलाड़ी था, यानी कि जो इनका विपक्षी था, उसको ये दांत से काट लिए थे। और फुटबॉल में क्या होता है कि पैर से खेला जाता, हाथ नहीं लगाया जाता। तो ये जो है फुटबॉल को रोकने के लिए ये जो है हाथ का भी प्रयोग कर दिए थे और इसी विवाद के कारण ये जो है सुर्खियों में बने भी रहते थे। तो याद रखना है। तो इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उरुग्वे देश के ये फुटबॉलर हैं। अब ये जो है मैंने बताया कि उरुग्वे जो है किस महाद्वीप का देश है, तो साउथ अमेरिका का यह एक देश है। तो अब देख लेते हैं कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनकी राजधानियाँ। जैसे कोलंबो की राजधानी का क्या नाम है? बोगाटो है। वेनेजुएला की राजधानी का नाम है कराकस। पेरू की राजधानी लीमा। बोलिविया की राजधानी लापाज है। और लापाज ही क्या है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसकी है? बोलिविया की है, जो कि लापाज है। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो अर्जेंटीना की है। चिली की राजधानी का क्या नाम है? सेंटियागो। ब्राज़ील की राजधानी का नाम है ब्राज़ीलिया। उरुग्वे की राजधानी का नाम है मोंटेवीडियो और इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो। तो ये हमारा हो जाता है आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम पढ़ने वाले हैं जनवरी से लेकर अगस्त माह के बीच जो भी महत्वपूर्ण अवार्ड हैं उसको हम देख लेते हैं एक नज़र में, ठीक है। तो 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसमें जो है 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन जो है कल के वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं तो आप सभी के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि इतना लंबा वीडियो हो गया है। तो अभी 22 मिनट की है, हम 7 से 8 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन का पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर BR कम्बोज जी को दिया गया है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा है, घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कृति सिंह है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी सी। अर्जुन अवार्ड की अगर पूछे शुरुआत कब की जाती है, तो 1961 को किया जाता है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में अगर पूछे इनामी राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख दिए जाती है। और मेजर ध्यानचंद की शुरुआत अगर पूछे कब किया जाता है, तो 1991 से 92 में इस खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत होती है। और 2023 में अभी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया है, जो कि दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, भारत के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार किसे मिला है? तो यह महाराष्ट्र को मिला है। अगर शहर में पूछे किसे मिला है, तो ये प्रदेश का अवार्ड महाराष्ट्र को दिया गया है। शहर का पूछे तो इंदौर और सूरत को शहर में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है, UAE ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो UAE के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व का पुरस्कार दिया जाता है। किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है जियानी इन्फेंटिनो साहब को दिया गया है और ये वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पाँचवां, फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड जो है 2023 का किसे दिया गया है? तो यह 2024 में दिया गया है। किसे दिया गया है? तो लियोनेल मैसी को दिया गया है। और ये किस देश के हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अगर हमें पूछे कि फुटबॉल में महिला के लिए किसे दिया गया है अवार्ड, तो यह दिया गया है एटाना बोनामाटी जी को। और ये किस देश की हैं? तो ये स्पेन की हैं। तो महिला और पुरुष दोनों याद रखेंगे। छठा प्रश्न है, 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक में किसे पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है द बियर फिल्म को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
इसकी जो है व्याख्या तो किसी में है नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो यह दिया गया है पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई जी को दिया गया है। इन्होंने ही राम मंदिर का फैसला सुनाया था, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो पाँचों नाम आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। तो संस्था में अगर पूछे कि संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो यह दिया गया है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगर पूछे कि सुभाष चंद्र बोस जी का हैप्पी बर्थडे कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है और इसी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला है आलिया भट्ट। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बीसीसीआई ने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो यह दिया गया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है। और यही याद रखेंगे कि बीसीसीआई के द्वारा पाली उमरीगर अवार्ड 2022-23 के लिए किसे दिया गया है, शुभमन गिल जी को दिया गया है। और अगर पूछे महिला में पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है, तो दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। ये दोनों किसके खिलाड़ी हैं, दोनों क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। 12वां प्रश्न है आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। तो T20 में किसे मिला है, तो यह मिला है सूर्य कुमार यादव जी को। अगर पूछे कि वनडे में किसे मिला है, तो वनडे में मिला है विराट कोहली को। और टेस्ट में पूछे किसे दिया गया है, तो उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, जो कि ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है। तो अगर पूछे कि T20 में अगर महिला में अगर पूछे T20 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो महिला में दिया गया है नेट साइबर फ्रंट को। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं, तो यह इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मरणों उपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा हुई है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार अगर इसकी बात करते हैं, तो भारत का ये दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। और यह मरणोपरांत किसे दिया गया है, तो बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक जी को ही सुलभ शौचालय का जन्मदाता कहते हैं। और 5 लोगों को जो है मरणोपरांत जो है 5 लोगों को जो है इस बार 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें बिंदेश्वर पाठक जी हैं, वैजंती माला बाली जी हैं, कोडिनेला चिरंजीवी जी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम जी हैं और एक लोग और हैं वेंकैया नायडू जी। कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। तो ये इन 5 को जो है 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर पूछे कि मरणोपरांत किसे दिया गया है, तो बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है, जो कि सुलभ शौचालय के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14वां 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो यह मिला है तमिलनाडु को। और अगर पूछे 2023 में किसको मिला था, तो उत्तर प्रदेश को मिला था। तो 2024 वाला याद रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगर पूछे कि 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई थी, तो भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत इसकी थीम रखी गई थी। 75वें अगर पूछे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रोन थे। और ये पूछे कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 15वां प्रश्न हमारा है ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है। तो इस शक्ति बैंड के जो है इसका संबंध जो है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से हो जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स में म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन जी से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 16वां वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है। तो यह मिला है नोएडा प्राधिकरण को। तो जल योद्धा पुरस्कार 2023-24 में किसे मिला है, तो यह मिला है नोएडा प्राधिकरण को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 17वां, एक सेकेंड।
17वां प्रश्न है WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो WHO ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो यह किया गया है निमहंस को। यह एक संस्था है जो कि रोगों के लिए कार्य करती है, तो यह दिया गया है, ठीक है, किसको, निमहंस को दिया गया है, ये आपको याद रखेंगे। अगर पूछे कि संस्था में किसे दिया गया है, तो निमहंस संस्था को दिया गया है WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार। वहीं पूछे व्यक्ति में किसे दिया गया है, तो व्यक्ति में दिया गया है विनोद गनात्रा जी को। और यह कौन है, तो यह एक बाल फिल्म निर्देशक हैं, तो इनको दिया गया है। तो व्यक्ति में विनोद गनात्रा जी को, संस्था में किसे दिया गया है, तो निमहंस को WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 18वां प्रश्न है केरल सरकार ने KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है। तो केरल सरकार के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है जिसका नाम है KPP नाम्बियार पुरस्कार 2024। किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है S सोमनाथ जी को। ये कौन है, तो यह इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। कौन है, तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 19वां 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, जिसमें पहले व्यक्ति हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और दूसरे हैं गीतकार गुरजाल साहब। अगर बात करते हैं कि पहली बार जो है अगर किसे दिया गया था, तो पहली बार यह अवार्ड दिया गया था मलयालम भाषा के लिए, और किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था, ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। और इस बार किसे दिया गया है, तो इस बार दिया गया है 98वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को, ये दोनों याद रखना है। अगर पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है, तो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कितनी भाषाओं के लिए, तो 23 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं का उल्लेख आप सभी को पता है किसमें है, तो हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। एक नई भाषा जो है यह अंग्रेजी है, यानी कि इंग्लिश है। इंग्लिश के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो लेकिन इंग्लिश का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, ये भी बात आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 2023-24 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है, तो जवान फिल्म को दिया गया है। अगर पूछे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है शाहरुख खान को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनील भारती मित्तल जी को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो किंग चार्ल्स थर्ड के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, तो सुनील भारती मित्तल जी बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है। तो वैश्विक जैन शांति राजदूत से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 23वां रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया है पंकज कुमार चटर्जी जी को, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीन थोड़ा सा इधर उधर जैसे लग रहा हैंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है US गोल्फ एसोसिएशन ने बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो बॉब जॉन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है टाइगर वुड्स को। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 25वां आर्किटेक्चर नोबेल का प्रित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आर्किटेक्चर के नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है रिकेन यामामोटो जी को। और पूछे ये किस देश के हैं, तो ये जापान के हैं। 2023 में किसे दिया गया था, तो डेविड चिपरफील्ड को प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। और 2024 में किसे दिया गया है, रिकेन यामामोटो जी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है भारत को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है। तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टिना पिज़्ज़ुकोवा ने जीती हैं। अगर पूछे कि ये किस देश की हैं, तो चेक रिपब्लिक की हैं। कहाँ की हैं, तो चेक रिपब्लिक देश की हैं। 28वां प्रश्न हमारा है
96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अगर पूछे किसे मिला है तो 96वें क्रम के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है ओपेनहाइमर को। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो क्रिस्टोफर नॉलन को जो है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है और इन्हीं की मूवी है ओपेनहाइमर। ठीक है, तो इन्हीं की मूवी है ओपेनहाइमर। अगर पूछे कि किलियन मर्फी को जो है 96वें क्रम के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो एमा वाटसन जी को। ठीक है, एमा वाटसन जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 29वां। प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन सी श्रीनिवासन स्वामी जी को प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीनिवासन स्वामी जी को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुने गए प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा का संबंध किससे है? तो जो है 2023 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था तो प्रभा वर्मा जी को दिया गया था। अगर पूछे किस भाषा के लिए दिया गया था तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम भाषा की इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है तो इन्हें दिया गया है रौद्र सात्विकम पुस्तक के लिए दिया गया है। और किस क्रम का दिया गया है 2024 में? तो 33वें क्रम का दिया गया है। और पहली बार जो है अगर पूछे कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने करंट अफेयर क्वेश्चन और 2024 के जो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन थे इसको सॉल्व कर लिया है। बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सभी को इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप सभी टेलीग्राम पे जाके यही इतना लिखकर इसी तरह से सेम टू सेम लिख कर अगर कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आप सभी हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो ज़्यादा तेज़ी से बने या फिर आप सभी को वीडियो स्लो लगे तो आप सभी वीडियो की स्पीड जो है 1.5 पे करके अगर देखेंगे तो यह वीडियो जो है आप सभी 25 मिनट में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो 25 मिनट में आप सभी कितना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं? 30 क्वेश्चन तो आप सभी को मैंने पढ़ा दिया है अवार्ड से और बाकी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके साथ साथ जो GK GS क्वेश्चन होते हैं तो ये सभी क्लास को पूरा कर दिए हमने 30 से 35 मिनट में समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।